फटीग स्टडी का मतलब ये है कि जो वर्कर होता है ना वो भी काम करके थकता है। जब फैक्ट्री में वर्कर से काम करवाया जाता है तो वर्कर भी थकता है बेचारा, उसको भी थकान होती है। और जब वर्कर को थकान होती है तो वर्कर को रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और रेस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ताकि वर्कर अपनी एफिशिएंसी वापस रीगेन कर सके। एक बार दोबारा, ताकि वर्कर अपनी एफिशिएंसी को क्या कर सके? रीगेन कर सके और वापस उसी कैपेसिटी पे काम कर पाए जिस कैपेसिटी पे वो मॉर्निंग से वर्क कर रहा था। तो फटीग स्टडी 3 पर्पस के लिए पता लगाई जाती है। फटीग स्टडी 3 पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहला पर्पस होता है रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी पता लगाना कि कितनी जल्दी जल्दी रेस्ट देना है। दूसरा, ड्यूरेशन पता लगाना। ड्यूरेशन यानी कि कितना समय रेस्ट देना है। जैसे ऐसा थोड़ी है कि स्कूल में लंच आवर जो है वो 1.5 घंटे के चलते हैं। जितना क्लास पीरियड चलता है मेरे हिसाब से उससे तो कम ही होता है, या मैक्सिमम जितना क्लास पीरियड होता है उतना ही मिलता होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता ना किसी को लंच आवर। तो ऐसे ही कितना ड्यूरेशन होना चाहिए उस रेस्ट इंटरवल का, ये पता लगाना। और एक काम को करने के लिए कितनी बार रेस्ट करने की ज़रूरत है, ये 3 चीज़ें पता लगाना। पहला, रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। और तीसरा, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। चलिए, तो फटीग स्टडी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, फटीग स्टडी में लिखिए टू फाइंड आउट frequency of intervals। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। और तीसरा, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट अ जॉब। अगर कोई वर्कर विदाउट ब्रेक काम करता जाएगा, अगर कोई वर्कर योगिता, अगर कोई वर्कर बिना रेस्ट लिए रेगुलर काम करता जाएगा तो क्या उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? क्या उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो जब हेल्थ पे इफेक्ट आएगा तो क्या वो परेशान होगा कि नहीं होगा? अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है तो क्या एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होगा? क्या लेबर छुट्टियां नहीं करेगा? क्या टर्नओवर नहीं बढ़ेगा? तो टेलर ये कहते हैं कि रेस्ट इंटरवल फाइंड करूं, लेकिन स्टार पॉइंट ये है, नॉट डिसाइडेड बाय मैनेजर विश। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैनेजर की जितनी इच्छा हो गई उतना रेस्ट इंटरवल डिसाइड कर दिया। मैनेजर की विश से या मैनेजर के एक्सपीरियंस से रेस्ट इंटरवल डिसाइड नहीं होता। तो रेस्ट इंटरवल डिसाइड करने के लिए
हमें क्या करना पड़ता है, हमें साइंटिफिक एनालिसिस करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें साइंटिफिकली फाइंड करना पड़ता है। और साइंटिफिकली फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एवरेज वर्कर का आइडेंटिफिकेशन करना है कि एवरेज वर्कर कब थकना शुरू होता है। सबसे पहले तो क्या आइडेंटिफाई करो कि एवरेज वर्कर को थकान होनी कब शुरू होती है और कब उसकी एफिशिएंसी डिक्लाइन होनी चालू होती है। पहली चीज़ तो क्या पता लगानी है कि एवरेज वर्कर को कब थकान होनी शुरू होती है और उसकी एफिशिएंसी कब डिक्रीज होनी चालू हो जाती है। दूसरी चीज़ हमें जो पता लगानी है वो पता लगाना है ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन टाइम का जिसमें वर्कर खुद को क्या कर पाए, वर्कर खुद को क्या कर पाए, रिफ्रेश। और रिफ्रेश क्यों करना है, ताकि वो वापस काम करना शुरू कर सके। रिफ्रेश टू रिज्यूम वर्किंग। जब ये दो स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, ये पता लगाना पड़ता है कि वर्कर कितनी देर में थकता है, कितनी देर में उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और फिर हमें वो ड्यूरेशन पता लगाना है कि इतनी देर अगर वर्कर रेस्ट कर ले तो वर्कर वापस अपनी कैपेसिटी को रीगेन कर लेगा। ये ड्यूरेशन क्या करता है, इस ड्यूरेशन में वर्कर क्या करेगा, रेस्ट। और रेस्ट करेगा क्यों, ताकि वो रीगेन कर सके अपनी कैपेसिटी, रीगेन इट्स कैपेसिटी, अपनी एफिशिएंसी को रीगेन करने की कोशिश करेगा। यानी कि वर्कर अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी को रीगेन कर ले। जितनी मेहनत वो शुरुआत में करना चाह रहा था, अब वापस उतनी मेहनत करने को क्या हो, तैयार हो, सक्षम हो, रीगेन करे वो वापस अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी। ये ड्यूरेशन फटीग स्टडी होता है। क्लियर है सभी को फटीग स्टडी? कोई डाउट किसी को फटीग स्टडी के अंदर? नो सर। तो हमने टाइम स्टडी कर ली, मोशन स्टडी कर ली, मेथड स्टडी कर ली, फटीग स्टडी कर ली। सर इसका एग्जांपल बता दो। इसका एग्जाम्पल बता दूं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट में वर्कर्स को हर 3 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो ये फटीग स्टडी है। हर सर फैक्ट एक बार इससे पहले वाला पेज दिखाइए। हाँ बिल्कुल, इससे पहले वाला पेज ये रहा। हो गया। चलिए आखिरी, अब ये वर्क स्टडी कंप्लीट हो गई हमारी सारी। यानी कि हमने टेक्निक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने टेक्निक में पहले तो 2 टेक्निक पढ़ी। पहली टेक्निक का नाम पढ़ा हमने फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरी टेक्निक का नाम पढ़ा हमने स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, और तीसरी हमने पढ़ा वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी में हमने कितनी पढ़ी, टोटल 4 स्टडीज़ पढ़ी। अब फोर्थ टेक्निक, और इस फोर्थ टेक्निक का नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम या डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। क्या नाम है इस फोर्थ का, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। तो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या बात करता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टडी है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान।
डिफरेंशियल पीस रेट प्लान ये कहता है कि टेलर ने क्या करा है, वर्कर्स को क्लासिफाई करा है। टेलर ने वर्कर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करा है। या तो कोई वर्कर एफिशिएंट होता है, या तो कोई वर्कर एफिशिएंट होता है, या फिर कोई वर्कर इनएफिशिएंट होता है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक प्लान इंट्रोड्यूस करा इन वर्कर्स के लिए, और इस कंसेप्ट को बुलाया स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट फेयर डे वर्क, यानी कि एक दिन में ईमानदारी से इतना स्टैंडर्ड आउटपुट तो क्रिएट होना था, इतना प्रोडक्शन तो होना था। यानी कि अगर एक एवरेज वर्कर भी काम करे, यानी कि अगर कोई एवरेज वर्कर भी काम करे, तो वो कम से कम इतने दिन में या इतने घंटे में इतना प्रोडक्शन तो कर लेगा। अमाउंट ऑफ वर्क performed, amount of work performed under proper working condition, under proper working conditions during a day, during a day। कि भैया एवरेज वर्कर एक दिन में वर्किंग कंडीशंस में कितना काम कंप्लीट कर सकता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ये कहते हैं कि आपको दो वेज रेट रखनी चाहिए, सिंगल वेज रेट नहीं रखनी चाहिए। कितनी वेज रेट रखनी चाहिए? दो वेज रेट रखनी चाहिए। मिनिमम 2 वेज रेट। पहली वेज रेट किसके लिए? एफिशिएंट वर्कर के लिए। पहली वेज रेट किसके लिए? एफिशिएंट वर्कर के लिए, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। आपने स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड सेट करा था कि एक दिन में 20 प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होने ही चाहिए। तो जो 20 बना रहा है या 20 से ज़्यादा बना रहा है, उसको जो वेज रेट मिले, एक वेज रेट वो, और दूसरी वेज रेट इन एफिशिएंट वर्कर्स के लिए। दूसरी वेज रेट किसके लिए? इन एफिशिएंट वर्कर्स के लिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो लेस स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहता है? जिसने किया जितना काम उसको मिलेगा उतना दाम। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना पैसा कमाएगा। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना पैसा कमाएगा। तो ओवरऑल अगर इस कंसेप्ट का कंक्लूजन समझने की कोशिश करें तो कंक्लूजन क्या है कि एफिशिएंट वर्कर के लिए तो रिवॉर्ड है। आपने मेहनत करी, आप उसका रिवॉर्ड लेके जाओ। लेकिन जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसके लिए ये वेज रेट क्या क्रिएट करेगी? प्रेशर। एक तरीके से इनएफिशिएंट वर्कर को क्या करा जाएगा? मोटिवेट, कि अगर आप भी ज़्यादा प्रोडक्शन करके जाओगे तो आपको भी ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। इनएफिशिएंट वर्कर के लिए क्या काम करेगा? ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा कि वो भी एफिशिएंसी से काम करे। जैसे एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो रही है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। एक कंपनी में स्टैंडर्ड आउटपुट है जैसे 10 यूनिट का। स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट का। और
ऐसा कहते हैं जो वेज रेट का प्लान है, तो वेज रेट का प्लान दो तरीके से बना रखा है। जो स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव करेगा, जो अचीव करेगा उसको तो पर यूनिट 50 रुपीज़ देंगे, 50 रुपीज़ पर यूनिट देंगे। और जो लेस प्रोडक्शन करेगा उसको 40 रुपीज़ पर यूनिट देंगे। बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है सभी को? जिसने अचीव कर लिया उसको तो कितना, 50 रुपीज़, और जो लेस कर रहा है प्रोडक्शन उसको कितना देंगे, 40 रुपीज़। अब अपन 3 वर्कर देखते हैं, आशीष, बाला और चेतन। बाला एक एफिशिएंट वर्कर है, अब आशीष सर हैं तो ओवर एफिशिएंट होंगे, और चेतन जो है वो अंडर एफिशिएंट या इनएफिशिएंट वर्कर है। बाला एफिशिएंट है, चेतन इनएफिशिएंट या अंडर एफिशिएंट है, और आशीष ओवर एफिशिएंट है। अब आशीष ने बनाई 12 यूनिट। आशीष जो वर्कर था उसने कितनी यूनिट बनाई, 12 यूनिट। बाला जो था उसने कितनी बनाई, 10 यूनिट। और ये जो चेतन है इसने कितनी बनाई, 8 यूनिट। तो कौन कौन है जो स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव करे, आशीष, तो आशीष को 50 रुपये दो भैया। बाला को भी 50 रुपये दो भैया। पर चेतन को कितना मिलेगा, 40 रुपये। तो 12 इंटू 50 करें कितना होता है, 600। 10 इंटू 50 करें कितना होता है, 500। और 8 इंटू 40 करें तो कितना होता है, 320। हाँ। तो अब टेलर क्या कहता है कि ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस काफ़ी है इन वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। डिफरेंस क्रिएट मोटिवेशन। और ये डिफरेंस किस में आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है इनकम में। अब आज जब इनको वेजेस बांटी जाएंगी तो चेतन क्या सोचेगा, मैं 8 की जगह कल कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा, मैं 8 की जगह अब कितनी बनाने की कोशिश करूंगा, 8 की जगह मैं बनाने की कोशिश करूंगा 10, ताकि मैं कल 320 रुपये नहीं ले जाऊं, ताकि मैं कल कितना रुपया घर लेके जाऊं, पूरे 500 रुपया घर लेके जाऊं। और ये जो बाला भैया हैं, ये बाला भैया मोटिवेट होके क्या सोचेंगे कि 10 नहीं, कल मैं कितनी बनाऊंगा, 12, और कितना ज़्यादा लेके जाऊंगा, 100 रुपया और लेके जाऊंगा। तो बाला को ये 100 रुपया मोटिवेट कर रहा है, और चेतन भैया को ये जो 180 रुपया ये मोटिवेट कर रहा है। पैसा ही पैसे को मोटिवेट कर रहा है एक तरीके से। यानी वर्कर के मन में क्या आएगा कि मैं जितना अच्छा काम करूंगा, जितना ज़्यादा मैं आउटपुट अचीव करूंगा, उतना ज़्यादा गोल अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के भी और मेरे भी। तो वर्कर को रेगुलरली मोटिवेट रखने के लिए FW टेलर ने कौन सा प्लान इस्तेमाल करा, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में? नो सर। प्रीवियस पेजेस पे लिखना है कुछ? नो। चलिए, तो आज की आखिरी बात करते हैं, और आज की आखिरी बात है हमारा आखिरी 5th टेक्निक, जिसका नाम है मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या नाम है? मेंटल रिवॉल्यूशन। एक फैक्ट्री में या एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां एक तरफ मैनेजर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कौन होते हैं, वर्कर। वर्कर प्लेटफॉर्म एरिया के पार्ट है, मैनेजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स के पार्ट है। तो ये मैनेजर तो क्या सोचता है कि हम इस वर्कर को क्या देते हैं, तनख्वाह, सैलरी, वेजेस। इस वर्कर को हम क्या देते हैं, वेजेस। लेकिन काम ढेले भर का नहीं करके जाता। क्या सोचता है मैनेजर कि वर्कर वेजेस तो ले जाता है लेकिन काम करके नहीं जाता। और ये वर्कर क्या सोचता है
कि हमें पैसे तो देते हैं कम और हमसे काम करवाते हैं ज़्यादा। मैनेजर तो ये सोचता है कि वर्कर काम कम करता है, पैसे ज़्यादा लेके जाता है, और वर्कर क्या सोचता है कि काम ज़्यादा करवाते हैं और पैसा कम देते हैं। अगर इन दोनों की ये मेंटल सोच रिवॉल्व हो जाए तो, यानी इन दोनों की खोपड़ी बदल दो। अगर मैनेजर ये सोचे कि यार वर्कर ज़्यादा काम करके जाता है, मैं उसे कम पैसा देता हूँ, और वर्कर ये सोचे कि यार मैं ज़्यादा पैसा ले जाता हूँ लेकिन रोज़ काम कम करता हूँ, तो क्या प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? केवल एक मेंटल थिंकिंग को रिवॉल्व करने से क्या मैनेजमेंट के इशू खत्म होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? यस सर। यानी कि हमें क्या लाना है? चेंज। और ये चेंज कब आता है? जब आई को चेंज कर दिया जाता है किससे? वी से। वी से। मैं की जगह जब हम काम करेंगे तो टारगेट भी अचीव होंगे और प्रॉफिट भी अचीव होगा। आज हमने टेक्निक्स को पूरा कर लिया है। ओवरऑल हमने 5 टेक्निक्स पढ़ी है। हमने पढ़ा फंक्शनल फॉर्मेन, हमने पढ़ा स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। वर्क स्टडी में हमने देखा टाइम, मोशन, मेथड, फटीग। फिर हमने देखा डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, और फिर फाइनली हमने देखा मेंटल रिवॉल्यूशन। क्लियर है सभी को?